स्टूडेंट्स, दिस इज़ आयशा फातिमा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग क्लास 11th फिजिक्स की जो न्यू बुक है पंजाब एजुकेशन करिकुलम ट्रेनिंग एंड असेसमेंट अथॉरिटी वो पढ़ रहे हैं। और इस न्यू बुक को लेकर हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। आज हम लोग इस चैप्टर नंबर 4 की जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को जो है एग्जाम्स में कैसे रिप्रेजेंट करना है, इनके आंसर्स क्या हैं, उनकी सारी की सारी एक्सप्लेनेशन। फिर इसका एक एक आंसर हम लोग जो है हेडिंग और सब हेडिंग लगाकर जो है आपके सामने अब रिप्रेजेंट करेंगे। लेक्चर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा, ताकि जो है हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो आपको कैसी लगी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग जो है शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो हमारा सबसे पहला है 4.1 वो स्टार्ट करेंगे कि वाई इट इज़ इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायर्ड एट आर व्हेन द एलिवेटर इज़ डिसेंडिंग। यानी कि जब एलिवेटर जो है वह डिसेंडिंग हो रही होती है, यानी कि नीचे की तरफ मूव कर रही होती है, तब हमें जो है वो इलेक्ट्रिक पावर की क्यों ज़रूरत होती है। हालांकि हम जो हमारे पास एलिवेटर यानी कि लिफ्ट है वो अरेंज ही इस तरह से होती है कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आ सकती है और नीचे से ऊपर की तरफ जा सकती है। चलो, नीचे से ऊपर की तरफ लेकर जाने के लिए तो हमें इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए हमें इलेक्ट्रिक पावर की क्यों ज़रूरत होती है। पहला जो है पार्ट इस क्वेश्चन का हमारे पास ये है। नेक्स्ट है हमारे पास वाई शुड बी देयर आर लिमिट ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर इन दिस केस, कि हम जो है वो नंबर ऑफ पैसेंजर्स के ऊपर हम लोगों ने लिमिट क्यों लगाई हुई है। यानी कि एक एलिवेटर है, एक लिफ्ट है, कि उसमें जो है वो इतने ही पैसेंजर जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं वो लिमिटेड क्यों हैं, और हमारे पास जो एलिवेटर है उसको डिसेंडिंग की तरफ अगर मूव करवाना है तो हमें जो है वो इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत क्यों होती है। तो ये दो एक ही क्वेश्चन से हमारे पास जो है वो दो क्वेश्चंस बन गए हैं। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है कि वाई इज़ इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायर्ड एट ऑल व्हेन द एलिवेटर इज़ डिसेंडिंग, कि हमें एलिवेटर को जब नीचे मूव कर रहा होता है तब हम यानी कि डिसेंड हो रहा होता है तब हमें इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत क्यों होती है। स्टूडेंट्स, पहला वाला जो हमारे पास केस है वो देखें कि ये हमारे पास जो है एक एलिवेटर है, ठीक है। ये हमारे पास एलिवेटर है। जब हमारे पास हमारे पास यहाँ पर इसने नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना है, यानी कि डिसेंड होना है, और यहाँ पर जो है वो इसके पास इलेक्ट्रिक पावर है, तो वो एलिवेटर जो है वो आराम से इलेक्ट्रिक पावर जो है वो फिर आराम से जो है एलिवेटर जो है वो नीचे की तरफ मूव करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो है ना हो, तो यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो लग रही हो एलिवेटर के ऊपर, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने की वजह से जो है वो एलिवेटर जो है वो बैलेंस्ड नहीं रहता, और एलिवेटर में जो पैसेंजर खड़ा होता है वो भी बैलेंस्ड नहीं रहता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगने की वजह से फिर वो एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल मूव कर रही होती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और जिसकी वजह से हमारे पास जो पैसेंजर होता है एलिवेटर में उसकी जो राइड है वो अनसेफ हो जाती है। लेकिन स्टूडेंट्स देखिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर होगी जो कि एलिवेटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, इलेक्ट्रिक पावर, तो वो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो भी एलिवेटर को डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करवा रही है, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी भी इलेक्ट्रिक पावर एलिवेटर को जो है वो डाउनवर्ड मूव करवा रही है। इस वजह से जो इलेक्ट्रिक पावर होगी और जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी आपस में बैलेंस हो जाएंगी, फिर जो हमारे पास राइड जो है वो सेफ होगी और एलिवेटर जो है वो स्मूथली नीचे आ जाएगा, और हमारी जो राइड है वो सेफ होगी, क्योंकि हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी और हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है वो आपस में बैलेंस हो जाएंगी, फिर जो हमारे पास एलिवेटर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। यानी कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक पावर है वो ब्रेक सिस्टम को, एलिवेटर की जो ब्रेकिंग सिस्टम है उसको कंट्रोल में रखेगी, ठीक है। वो हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर है। लेकिन अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर ना हो तो हमारे पास एलिवेटर को जो ब्रेक सिस्टम होता है वो हमारे पास अनकंट्रोल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी यानी कि एलिवेटर जो है वो फ्री फॉल मूव करना शुरू कर देगी, और हमारे पास जो है वो एक बड़े हादसे का बाइस बनेगी।
तो जो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का वो ये था कि हमारे पास नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं वो लिमिटेड क्यों होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो हमारे दिमाग में हमारी जो दिमागी सलाहियत है उसके लिए उसके मुकाबले में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ज़ाहिर सी बात है कि जब नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे तो मैथ जो है वो हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा एलिवेटर में, इस वजह से उसका ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास ब्रेक हो जाएगा। लेकिन हम लोगों ने जो है वो चैप्टर 4 नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर, और उस चैप्टर के नेम के अकॉर्डिंग ही हम लोगों ने जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर देना है। जब हमारे पास अगर ये एलिवेटर है उसमें जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास जो मैस है वो ज़्यादा हो जाएगा, और जिसकी वजह से पोटेंशियल एनर्जी है यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो भी हमारे पास ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास mgh की इक्वल होगी, इस वजह से वो भी ज़्यादा होगी। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जब एलिवेटर जो है वो डिसेंड होगा यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ मूव करेगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि फिर हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी जो कि 1/2 mv² के इक्वल है। तो हमारे पास जो फिर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लॉस होती रहेगी और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो गेन होती रहेगी। इस वजह से हमारे पास इसकी स्पीड जो है वो अगर हमारे पास यानी कि जाहिर सी बात है कि जब हमारे पास बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आएगी और मैस बहुत ज़्यादा होगा तो उसकी वजह से उसकी जो है वो स्पीड बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस तरह जिस स्पीड जो बहुत ज़्यादा होने की वजह से जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से वो बॉडी जो है वो ज़्यादा तेज़ी से मूव करेगी क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो ज़्यादा हो रही है। और फिर हमारे पास जो ब्रेकिंग सिस्टम होगा वो हमारे पास अनकंट्रोल्ड हो जाएगा और राइड जो है वो अनसेफ होगी। तो यही वजह है कि हमारे पास जो एलिवेटर है उसमें जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं वो लिमिटेड है। तो वही वाली क्वेश्चन नंबर 4.1 की हम लोगों ने हेडिंग लगाई। क्वेश्चन तो हमारे पास बुक में लिखे हुए हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन नहीं किए। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है वो हमारे पास यही था कि हमें इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत क्यों होती है। तो हम लोग सबसे पहले आंसर की हेडिंग लगाएंगे, फिर हम लोगों ने हेडिंग लगाई गई है इलेक्ट्रिक पावर रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग डिसेंट, ताकि इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट है उसका आंसर दे सकें कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग डिसेंट, कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो है वो यानी कि जब एलिवेटर नीचे की तरफ मूव कर रहा होता है हमें इलेक्ट्रिक पावर इसलिए इलेक्ट्रिक पावर की ज़रूरत होती है टू ऑपरेट द ब्रेकिंग सिस्टम, ताकि ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो ऑपरेट करता रहे, दैट कंट्रोल दी एलिवेटर स्पीड। और हमारे पास जो वो वाला ब्रेकिंग सिस्टम जो कि एलिवेटर की स्पीड को जो है कंट्रोल में रखता है, हमारे पास इलेक्ट्रिक पावर जो है वो उसको ऑपरेट करता रहे। विदाउट द एलिवेटर वुड एक्सीलरेट अंडर एक्शन ऑफ ग्रेविटी, अगर हमारे पास वो ब्रेकिंग सिस्टम नहीं होगा तो एलिवेटर जो है वो एक्सीलरेट कर जाएगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, मेकिंग द राइड अनसेफ, और हमारे पास जो राइड है वो अनसेफ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास इस क्वेश्चन का जो पार्ट था वो ये था कि हमारे पास नंबर ऑफ पैसेंजर जो है वो लिमिटेड क्यों है, यानी कि नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स के ऊपर हमारे पास लिमिट क्यों लगी हुई है। तो इस वजह से नेक्स्ट हम लोगों ने हेडिंग लगाई लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ़ पैसेंजर, लिमिटिंग द नंबर ऑफ़ पैसेंजर कंट्रोल द टोटल मास ऑफ द एलिवेटर। अगर हम लोग जो है वह एलिवेटर में जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स जो हैं वो लिमिटेड कर दें तो हमारे पास जो एलिवेटर का जो टोटल मास है वो हमारे पास कंट्रोल्ड रहेगा। अ ग्रेटर मैस मीन्स मोर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट, यानी अगर हमारे पास मैस ज़्यादा होगा उसका मतलब ये है कि हमारे पास हाइट के ऊपर जो पोटेंशियल एनर्जी है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, विच कन्वर्ट इनटू काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग डिसेंट। और जैसे जैसे हाइट से बॉडी नीचे आती रहेगी यानी एलिवेटर जो है वो अपनी हाइट से नीचे आता रहेगा तो तब उसकी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। तो ब्रेकिंग सिस्टम मस्ट सेवली डेसिपेट दिस एनर्जी, और ब्रेकिंग सिस्टम जो है वो हमारे पास इस एनर्जी को डेसिपेट करता है, ठीक है। इफ़ द लोड इज़ एक्सेसिव द सिस्टम में ओवर हीट और फेल, अगर हमारे पास लोड है वो ज़्यादा हो जाए एक्सेसिव हो जाए तो हमारे पास सिस्टम जो है वो ओवर हीट हो जाएगा, यानी कि वो एलिवेटर वो वाला सिस्टम जो कि एलिवेटर को रन करवा रहा होता है वो वाला सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा हीटअप कर जाएगा और या तो फेल हो जाएगा, लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड एक्सीलरेशन, जिसकी वजह से वो हमारे पास उसका जो एक्सीलरेशन है वो अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। तो इसी एक्सीलरेशन जो है वो हमारे पास अनकंट्रोल्ड ना हो, इस वजह से हम लोग एलिवेटर में जो नंबर ऑफ़ पैसेंजर्स हैं उसको लिमिटेड कर देते हैं।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास जो क्वेश्चन है 4.2 वो ये है कि बॉडी इज़ बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h, कैपिटल H हमारे पास यहाँ पे हमें हाइट दे दी गई है। उन्होंने कहा बॉडी इज़ बीइंग रेज्ड टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। बॉडी जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ से हाइट h के ऊपर है। व्हाट इज़ द साइन ऑफ वर्क डन बाय बोथ बॉडी एंड द अर्थ जस्टिफाई, यानी कि हमारे पास वो फोर्स जिसको हम लगाकर हम लोग बॉडी को हाइट के ऊपर लेकर गए हैं, वो उस फोर्स ने जो वर्क डन किया है, और वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि अर्थ की वजह से लग रही है, उसने जो वर्क डन किया है, उनके साथ जो है वो साइंस क्या आएंगे। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग पहले ही अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो है हाइट h दी गई है हमें, तो ठीक है, हमारे पास ये एक बॉडी है। बॉडी को हम लोगों ने जो है वो इस हाइट h के ऊपर लेकर जाना है, ठीक है। ये हमारे पास सरफेस ऑफ अर्थ है, और सरफेस ये हमारे पास हाइट है। हम लोग जो इस बॉडी को उठा के इस हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर कुछ ना कुछ फोर्स लगाते हैं, इस वजह से ये हाइट के ऊपर जाती है। तो अब देखिए हम लोगों ने बॉडी को हाइट के ऊपर लेकर जाना है, और जो फोर्स इस बॉडी के ऊपर हम लगा रहे हैं ताकि इसको ऊपर ले जाएं, उसकी जो डायरेक्शन और इस हमारे पास बॉडी ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया है हाइट h तक जाने में, उसकी डायरेक्शन सेम है। तो हमारे पास जो एंगल है वो 0 डिग्री होगा। तो यानी कि हमारे पास जो वर्क डन है आपको पता है कि वो F.D होता है, W = FD cos थीटा बोल सकते हैं। थीटा हमारे पास 0 है, cos 0 हमारे पास जो है वो 1 के इक्वल होता है, W = FD आएगा हमारे पास, यानी कि वर्क डन पॉजिटिव होगा। लेकिन स्टूडेंट्स लेकिन जो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर फोर्स है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, ये हमारे पास अर्थ है, सरफेस ऑफ अर्थ है। यहाँ पर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है हमारे पास, यानी कि बॉडी को जब हम ऊपर बॉडी जब डिस्प्लेसमेंट ऊपर कवर कर रही है, लेकिन अर्थ जो है वो उसके ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगा रही है, जो कि उसको डाउनवर्ड पुल दे रही है। तो यानी कि बॉडी को जो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड डायरेक्शन में कवर हो रहा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगा रही है, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींच रही है। इस वजह से यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। तो यहाँ पर थीटा की जगह जब हम लोग 180 लगाएंगे तो cos 180 नेगेटिव होता है, तो हमारे पास जो वर्क डन होगा वो हमारे पास नेगेटिव FD आ जाएगा। यहाँ पर हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो हाइट h तक आ रहा है, तो हमारे पास D की जगह हमारे पास हम लोग कैपिटल H लगा देंगे। तो हम लोगों ने जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4.2 है उसके आंसर की हेडिंग लगाई दी अप्लाइड फोर्स डज पॉजिटिव वर्क, यानी कि वो फोर्स जो हम लोग बॉडी के ऊपर लगाते हैं ताकि उसको उस हार्ट के ऊपर ले जाएं, वो पॉजिटिव वर्क करती है, वाइल ग्रेविटी डज नेगेटिव वर्क, लेकिन ग्रेविटी जो है वो नेगेटिव वर्क करती है। जस्टिफिकेशन की नेक्स्ट हम लोगों ने हेडिंग लगाई है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इतना सा हम लोगों ने आंसर तो लिख लिया है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर जस्टिफिकेशन ज़रूर करनी है, या एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने इस आंसर को जो एक्सप्लेन ज़रूर करना है। और हमारे पास जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी यही है कि पहले हम लोग जो है वो उसका एग्जैक्ट आंसर लिखेंगे, ठीक है, या तो आंसर की हेडिंग लगा के और जो लिखना है वो उसकी स्पेस छोड़ दें, फिर आप लोग एक्सप्लेनेशन और जस्टिफिकेशन जो है वो निकाल के भी यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो तौर तरीका है वो यही है कि पहले आंसर लिखें फिर उसकी एक्सप्लेनेशन लिखें। तो FSC में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनको प्रिपेयर करने का जो प्रॉपर मेथड है वो यही है। तो जस्टिफिकेशन में कि हम लोग हेडिंग लगा दी कि वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स लिफ्टिंग बॉडी, यानी कि वो जो वर्क डन किया है अप्लाइड फोर्स ने बॉडी को लिफ्ट करने के लिए, इन दिस केस अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टेड अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो अपवर्ड, सो वर्क डन इज पॉजिटिव, यानी कि डिस्प्लेसमेंट भी अपवर्ड था और हमारे पास अप्लाइड फोर्स भी अपवर्ड थी, इस वजह से हमारे पास वर्क डन पॉजिटिव था। तो W = F.D के इक्वल होता है FD cos थीटा के, थीटा हमारे पास 0 बन रहा है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन भी वही है और हमारे पास फोर्स की डायरेक्शन भी वही है, तो थीटा हमारे पास 0 के इक्वल आ गया। ये हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है हाइट h की बात हो रही है, क्वेश्चन में भी उन्होंने हाइट h की बात की है, तो फिर इस वजह से ये जो D है उसकी जगह हम लोग h लिख देंगे। cos 0 हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हमारे पास वो W = FH हो गया, यानी कि वर्क डन हमारे पास पॉजिटिव है। नेक्स्ट हमारे पास वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी कि जो अर्थ ने जो वर्क डन किया है वो हमारे पास वो क्या है, इन दिस केस फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट डाउनवर्ड वाइल डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, सो वर्क डन इज नेगेटिव, यानी कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड होती है, वर्क डन इस वजह से नेगेटिव होता है क्योंकि W = F.D होता है और W = FD cos थीटा, थीटा की जो वैल्यू है 180 डिग्री आगे cos 180 नेगेटिव की इक्वल होता है। डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास हाइट h के बराबर है कैपिटल H, इसलिए हमारे पास जो अर्थ ने वर्क डन किया है वो हमारे पास नेगेटिव है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा इस क्वेश्चन का जो है वो सोल्यूशन आ गया।
नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 4.3 है, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ इन एयर, यानी कि बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रही है और एयर है, यानी कि बॉडी के ऊपर वहाँ पर जब जिस स्पेस में बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रही है तो वहाँ पे उस जगह पे जो है वो एयर मौजूद है, यानी कि हवा मौजूद है। व्हाट विल इट्स टोटल मैकेनिकल एनर्जी बी कंजर्व ड्यूरिंग फॉल, यानी कि जब वो बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ गिरेगी तो इसकी टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सबमिशन, यानी कि जब हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड करते हैं तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी आती है। तो क्या हमारे पास वो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है जो है वो कंजर्व रहेगी? अगर हम लोग इसका यस में आंसर दें तब भी हमें जस्टिफाई करना पड़ेगा, अगर हम लोग इसका नो में आंसर दें तब भी हमें ये चीज़ जस्टिफाई करनी है। तो स्टूडेंट्स देखें, बॉडी जब हमारे पास अर्थ की तरफ फॉल कर रही है, यानी कि वो पहले किसी न किसी हाइट के ऊपर थी, और जब वो किसी हाइट के ऊपर थी यानी कि उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मौजूद थी, और जब वो उसने अर्थ की तरफ जो है वो फॉल करना शुरू कर दिया तो वो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी। तो अब मसला ये है कि क्या उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी? तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्वेश्चन में मेंशन कर दिया गया है कि वहाँ पर एयर है, यानी कि एयर जो है वो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है उस बॉडी को, या कुछ ना कुछ फ्रिक्शन जो है वो उस बॉडी के ऊपर लगा रही है जो कि अर्थ की तरफ मूव कर रही है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब बॉडी जो है वो अर्थ की तरफ फॉल कर रही है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तो लॉस हो रही है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है, तो इस वजह से हम लिख सकते हैं कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। और जो है वो काइनेटिक एनर्जी में हमारे पास गेन हो रहा है कि वो काइनेटिक एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है। ठीक है, हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी में लॉस हो रहा है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल है, लेकिन हमारे पास जो बॉडी जो है वो एयर के ऊपर वर्क डन कर रही है, यानी कि जो एयर जो है वो फ्रिक्शन लगा रही है बॉडी के ऊपर, तो वो भी तो उसके अगेंस्ट भी तो कुछ ना कुछ वर्क डन हो रहा है इस वजह से, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो है एयर फ्रिक्शन के ऊपर भी कुछ ना कुछ वर्क डन कर रही है और कुछ ना कुछ उसका हिस्सा जो है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारे पास जो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारे पास गेन इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल तो होगी, लेकिन हमारे पास प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन के इक्वल भी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास हम लोग ये कह सकते हैं कि हमारे पास देखें जो मैकेनिकल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को प्लस करने से हमारे पास टोटल मैकेनिकल एनर्जी बनती है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास जो है वो एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है वो वाला फैक्टर भी आ रहा है। तो अगर हमारे पास वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन हो रहा है तो फिर जब हम लोग टोटल काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी और गेन इन काइनेटिक एनर्जी को जब हम लोग ऐड करेंगे तो फिर हमारे पास वो टोटल मैकेनिकल एनर्जी के इक्वल नहीं आएगा, जिस वजह से हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व्ड नहीं रही। हाँ, वहाँ पर हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व्ड रहेगी, क्योंकि वहाँ पर बॉडी जो है वो अर्थ से जब यानी कि किसी हाइट से जो है वो अर्थ की सरफेस की तरफ आ रही है तो वहाँ पर जो है वो कुछ ना कुछ साउंड भी प्रोड्यूस होगा और हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स वो साउंड क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से उस बॉडी में कुछ हीट प्रोड्यूस होगी, उसको हम लोग हीट एनर्जी भी कहेंगे, और कुछ ना कुछ बॉडी की आवाज़ भी होगी क्योंकि वो हवा में मूव करती आ रही है, यानी कि जिस तरह जहाज़ हमारे पास हवा में मूव करता है तो जहाज़ की या कोई भी एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है उसकी आवाज़ आती है ना, इस तरह अगर बॉडी जो हमारे पास किसी हाइट से अर्थ की तरफ मूव कर रही है तो उसकी भी कुछ ना कुछ आवाज़ होगी, तो वो उस आवाज़ की वजह से जो हमारे पास साउंड एनर्जी होगी और हीट एनर्जी होगी, अगर हम लोग इन सारी एनर्जीज़ को जो है मिलाएं तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो कंजर्व्ड रहेगी, लेकिन जो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी जो कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मिलाकर बनती है वो हमारे पास कंजर्व्ड नहीं रहेगी। तो सबसे हम लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर लगाएंगे कि नो, कि हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहेगी, क्योंकि काइनेटिक लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन के इक्वल है। तो स्टूडेंट्स फिर हम लोगों ने आंसर की हेडिंग लगाई 4.3 वाला क्वेश्चन है, उसके आंसर की हेडिंग लगाई नो टोटल मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कंजर्व व्हेन एयर रेजिस्टेंस इज प्रेजेंट हाउएवर टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड, यानी कि हमारे पास जो टोटल एनर्जी है वो तो कंजर्व रह सकती है लेकिन जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो हमारे पास कंजर्व नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट हम लोगों ने हमें क्वेश्चन में जो है वो जस्टिफिकेशन पूछी थी, इस वजह से नेक्स्ट हम लोगों ने जस्टिफिकेशन की हेडिंग लगाई है व्हेन अ बॉडी फॉल्स थ्रू एयर इट एक्सपीरियंस अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, यानी कि हमारे पास बॉडी जो है वो
एक थ्रू फॉल करेगी तो वो हमारे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स यानी कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो फील करेगी। दिस फोर्स अपोज द मोशन, और ये हमारे पास जो फोर्स होगी वो मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। यानी कि स्टूडेंट्स अगर हमारे पास बॉडी जो है वो टुवर्ड्स द अर्थ मूव करवा रही है तो हमारे पास एयर फ्रिक्शन उसे अवे फ्रॉम द अर्थ मूव करवाएगी। दिस फोर्स अपोज द मोशन एंड परफॉर्म नेगेटिव वर्क ऑन द बॉडी, वो हमारे पास जो है वो बॉडी के ऊपर नेगेटिव वर्क जो है परफॉर्म करेगी, लीडिंग टू द डेसिपेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है वो डेसिपेट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड साउंड, साउंड और हीट की फॉर्म में। एज अ रिजल्ट द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, फिर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी में जो गेन होगा वो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी से कम होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी में लॉस जो हो रहा है वो काइनेटिक एनर्जी में गेन होना चाहिए, लेकिन वो काइनेटिक एनर्जी उतना गेन नहीं कर पा रही जितना पोटेंशियल एनर्जी लॉस हो रही है। इस वजह से काइनेटिक एनर्जी गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज लेस देन द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। दिस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस इन द वे द टोटल मैकेनिकल एनर्जी सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इज़ नॉट कंजर्व ड्यूरिंग फॉल, जिसकी वजह से हमारे पास जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है जो कि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को सब करने से होती है वो हमारे पास जब बॉडी फॉल करेगी तो वो कंजर्व नहीं रहेगी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 4.4, जिसमें उन्होंने कहा है कि कैलकुलेट पावर ऑफ क्रेन इन किलोवाट, यानी कि हमारे पास जो क्रेन है उसकी पावर को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है इन किलोवाट में, विच लिफ्ट्स अ मैस ऑफ 1000 kg, यानी कि वो हमारे पास जो है वो 1000 kg का जो मैस है उसको लिफ्ट करती है और उसको अपवर्ड उठाती है टू अ हाइट ऑफ 100 मीटर, यानी कि हमारे पास एक 100 मीटर की हाइट है और हमारे पास एक क्रेन है जो एक मैस को जो है वो ऊपर उठाती है, जिसका वेट है हमारे पास, जिसका मैस हमारे पास जो है वो 1000 kg है, और उसको 1000 kg के वेट को 100 मीटर की हाइट के ऊपर लेकर जाने के लिए हमारे पास जो है वो 20 सेकंड्स लगते हैं। तो हमारे पास जो पावर है क्रेन की वो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी है कि 20 सेकंड्स में जो क्रेन ने कितनी पावर लगाई है कि उसने 1000 kg का जो मैस है वो हमारे पास 100 मीटर की हाइट पे वो लेके। स्टूडेंट्स हम लोगों ने पावर जो है वो फाइंड आउट करनी है। पावर का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, और यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन हुआ है यानी कि क्रेन ने जो है बॉडी को किसी हाइट के 20 मीटर की हाइट के ऊपर लेकर गया है, यानी कि उसके पास एच भी है, हाइट भी है, हमारे पास उसका मैस भी हमें बताया गया है, और जी की वैल्यू आपको पता है कि 9.8 है। तो जो वर्क डन है हमारे पास फिर वो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल होगा, क्योंकि वो बॉडी जो है वो हाइट के ऊपर जाके कोई कंसनट्रेट फॉर्म में चली जाती है, यानी कि कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी अटेन करती है। इस वजह से वर्क डन जो है हमारे पास mgh की इक्वल होगा, और यहाँ पर हमारे पास जो वर्क डन की जो वैल्यू है हम लोग mgh पुट करेंगे तो हमारे पास mgh डिवाइडेड बाई t आ जाएगा। वेट हमें पता है कि मैस हमें पता है कि 1000 kg है, g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट हमें दे दी गई है 100 मीटर, और टाइम जो है हमारे पास 20 सेकंड्स हैं। तो ये सारी वैल्यूज जो हम लोग यहाँ पे पुट करके तो हम लोग जो है पावर जो है वो निकाल लेंगे कि बॉडी को इतने वाट की पावर उसने लगाई है 1000 kg के मैस को 100 मीटर की हाइट के ऊपर ले जाने के लिए 20 सेकंड्स में। तो स्टूडेंट्स ये हम लोगों ने जो हमारे पास 4.4 न्यूमेरिकल है 4.4 वाला जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके हम लोगों ने हेडिंग लगाई दी पावर ऑफ क्रेन इज़ 49 किलोवाट, हम लोगों ने आंसर में हेडिंग लगा दी। अगर इस तरह का जो न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, अगर आंसर शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में भी आ जाए तो उसका मेथड यही कि सबसे पहले हेडिंग लगाएंगे, आंसर की आंसर लिखेंगे, फिर एक्सप्लेन करेंगे या जस्टिफाई करेंगे कि हम लोगों ने ये आंसर की हेडिंग लगा के ये इतनी लाइंस का, ये 2-3 लाइंस का जो वैलिड आंसर है उसका या जो उसका मेन पॉइंट है वो लिखा है तो क्यों लिखा है उसकी एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, जस्टिफिकेशन लिखेंगे। तो पावर इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क, पावर जो है हमारे पास रेट ऑफ डूइंग वर्क कहता है, यानी कि पावर जो है वो W/T के इक्वल आता है। तो वर्क डन इन लिफ्टिंग अ मैस थ्रो हाइट h इज़ mgh, यानी कि हम लोगों ने जो वर्क डन किया है मैस को लिफ्ट करने के लिए थ्रो हाइट h इज़ mgh। सो हमारे पास पावर जो है वो यानी कि वर्क जो है हमारे पास वो mgh के इक्वल आएगा, और
जिस वजह से हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो W की जगह mgh लिख दिया। तो हमारे पास मैथ्स दिया गया था, हमारे पास न्यूमेरिकल में हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन था वहाँ पर हमें सारी फैक्टर्स की जो है वैल्यू प्रोवाइड कर देंगे कि m हमारे पास जो है 1000 kg के इक्वल है, हाइट हमारे पास 100 मीटर के, टाइम हमारे पास 20 सेकेंड्स के, g हमारे पास जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के इक्वल होती है, वो हमें पता है वो गेट। अब हमें स्टूडेंट्स इन फैक्टर्स के जो यूनिट्स हैं उसको भी ऐसे यूनिट्स में कन्वर्ट करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि मैथ जो है वो केजी में होता है, हाइट मीटर में, टाइम सेकंड्स में ही होता है, और ग्रेविटेशनल यूनिट जो है वो जी का ग्रेविटेशनल वैल्यू है जो जी की वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, उसका भी वैल्यू हमें पता है। तो ये सारी की सारी वैल्यू जब हम लोगों ने यहाँ पर पुट की तो हमारे पास जो है वो 490,000 वाट आ गया। लेकिन हमारे पास जो यहाँ पर पूछा गया था कि कितने किलो वाट जो है पावर एनर्जी ने लगाई है, कितने किलो वाट पावर जो क्रेन ने लगाई है एक 1000 kg मैस को 100 मीटर की हाइट के ऊपर लेके जाने के लिए 20 सेकेंड्स में। तो हम लोगों ने ये हमारे पास जो 29,000 वाट था इसको किलो वाट में करना है, तो 1 किलो हमारे पास 10⁻³ की इक्वल होता है। तो ये हमारे पास जो 30 है ये किलो में आ जाएंगे, तो पावर हमारे पास जो है वो 49 किलोवाट आ जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स देखें यहाँ पे हम लोगों ने पावर का जो यूनिट है वो वाट तो लगा दिया, फिर इसको किलोवाट में भी कन्वर्ट कर दिया। लेकिन हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये यूनिट्स हैं, अब देखें स्टूडेंट्स हमारे पास जो यूनिट्स हैं वो है किलोग्राम, मीटर पर सेकेंड और मीटर डिवाइडेड बाय हमारे पास सेकंड्स हैं। ठीक है, इस सेकंड की पावर 1 है, जब ये ऊपर जाएगी तो ये सेकंड को हम लोग ऊपर लेकर जाएंगे तो इसकी पावर जो है वो -1 होगी, नेगेटिव प्लस इस सेकंड की पावर जो है हमारे पास -3 आ जाएगी। ठीक है, और केजी हमारे पास वैसे इस मीटर की पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, और इसकी m स्क्वायर की पावर जो है m की पावर जो है हमारे पास स्क्वायर आ जाएगी, और किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर क्यूब जो है हमारे पास वाट की इक्वल होता है। इस वजह से हमारे पास हम लोगों ने यहाँ पर पावर का यूनिट क्या लगा दिया है, वाट। तो ये वाली जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये लोग भी आप मद्देनज़र रखा करें, ऐसा ना हो कि फिर एग्जाम्स में बंदा कंफ्यूज बैठा रहे कि भाई यूनिट कहाँ से निकालें। तो आप लोग ऐसे भी यूनिट निकाल सकते हैं कि किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड पर क्यूब जो है वो वाट की इक्वल आता है, और हमारे पास जो क्रेन ने पावर लगाई है 1000 kg मैस को 100 मीटर की हाइट के ऊपर लेकर जाने के लिए 20 सेकेंड्स में, वो हमारे पास 49,000 वाट और 49 किलोवाट है के इक्वल है।